वेलकम टू JKCSC। इस लेक्चर के अंदर हम PIB के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और साथ में हम MCQs भी डिस्कस करेंगे, किस टाइप सा क्वेश्चन आपको आ सकता है। प्लस मैंने एक चीज़ किया है कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं, जो रिपोर्ट्स होती हैं, वहाँ से सिर्फ रिपोर्ट रिलीज़ कौन करता है उस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो वहाँ पे मैंने रिपोर्ट्स की डिटेल कम की है, जस्ट क्वेश्चन फॉर्म में मैंने इंक्लूड किया है। फर्स्ट आर्टिकल जो है, इंडिया सैक्रेड बुद्धिस्ट रैलिक्स रिटर्न आफ्टर 127 ईयर। सो 127 साल के बाद जो बुद्धिस्ट रैलिक्स हैं वो इंडिया को रिटर्न हुए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो सैक्रेड बुद्धिस्ट रैलिक्स थे बेसिकली वो कहाँ से एक्सकेवेट किए गए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर साइट है पिपरहवा स्तूपा। तो पिपरहवा स्तूपा जो है 1898 के अंदर जो था वो इंडिया से बाहर लेके जाया गया था और अब वो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की वजह से विद द हेल्प ऑफ गोदरेज इंडस्ट्रियल ग्रुप उसकी सहायता से वापस इंडिया के अंदर लाया गया है। सो अराउंड 127 ईयर हो गए। तो इसमें से ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो इस रैलिक्स के बारे में पूछा जाएगा। 1898 के अंदर इंडिया के अंदर यूपी में एक प्लेस है, उस जगह का नाम है क्या, यूपी के अंदर ही जगह है, उस स्तूपा का नाम है पिपरहवा स्तूपा। तो ये इंजीनियर थे WC पीप, उन्होंने इस स्तूपा को एक्सकवेट किया था। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इन जो रैलिक्स वहाँ से साइड से मिले हैं वो मिले हैं आपको, एक बोन के रैलिक्स, क्रिस्टल कैस्केड, गोल्ड ऑर्नामेंट और भी चीज़ें उसके साथ में वहाँ से एक्सकवेट हुई हैं। बेसिकली ये हांगकांग के अंदर था और हांगकांग से अब रिटर्न इंडिया में मई 2025 में इंडिया में आया है। कल्चरल सिग्निफिकेंस यही है कि जो बुद्धा के रैलिक्स हैं एक सैक्रेड होते हैं और उनको स्तूपा में पोस्ट महापरिनिर्वाणा के बाद उस इवेंट के बाद जो है वो स्तूपा जो है बनाने स्टार्ट किए हैं। अब जो ये पिपरहवा है, यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन भी है, पिपरहवा इंस्क्रिप्शन। तो इसमें से ये याद रखना, ये इंस्क्रिप्शन किस लैंग्वेज में लिखी गई है, तो ये ब्राह्मी लैंग्वेज के अंदर ये लिखी गई है। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, जो पिपरहवा स्तूपा है रिसेंटली न्यूज़ में है वो कौन सी स्टेट से मिला है। तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश का था। जो इंस्क्रिप्शन है पिपरहवा रैलिक्स, ये किस लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है, तो ब्राह्मी लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आदि कर्मयोगी अभियान। तो ये एक स्कीम है, एक नेशनल प्रोग्राम है जो लॉन्च किया है टू क्रिएट ग्रास रूट ट्राइबल लीडरशिप। सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि आदि कर्म योगी अभियान जो है वो किसके रिलेटेड है। तो जो ट्राइबल्स लीडर हैं वो उनकी जो है ग्रास रूट पे उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनका गवर्नेंस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसके लिए ये जो है अभियान जो है स्टार्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अराउंड लगभग 10.5 करोड़ के शेड्यूल जो ट्राइब पॉपुलेशन है अक्रॉस 30 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड करके, उनको ये वो सब कवर किए जाएंगे इस स्कीम के अंदर। और जो PM जनमन स्कीम थी 2023 की, देन सिकल सेल एनीमिया मिशन, देन जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, उसी की लाइन पे ये वाली स्कीम भी जो है वो स्टार्टअप किया है। अब मोटो पूछ सकते हैं, स्कीम का मोटो क्या है, सेवा संकल्प समर्पण, सेवा संकल्प समर्पण, ये आपने याद रख लेना है। और ये किस चीज़ के साथ में अलाइन किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जो हमारे PM जी हैं उनके मोटो के साथ में इस स्कीम को भी अलाइन किया गया है। गोल क्या है, 1 लाख ट्राइबल विलेज को एम्पावर करना है और ट्रेन करना है लगभग 20 लाख कर्म योगीज। अब ये कर्म योगीज कौन है, इन लीडर्स को बोला गया है कर्म योगीज, ताकि ट्राइबल्स के अंदर भी आपको लीडरशिप क्वालिटी को इंक्रीमेंट देखने को मिले। मेन फीचर क्या है, आदि सेवा केंद्रीय जो 1 स्टॉप सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे एट विलेज लेवल पे फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल और सर्विस डिलीवरी के लिए स्टार्ट किए गए हैं। गवर्नेंस लैब्स भी बनाई गई हैं जहाँ पे ट्रेन किया जाएगा एट स्टेट लेवल, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन ब्लॉक लेवल एंड देन एट द एंड विलेज लेवल। तो ग्रास रूट लेवल तक ये जो है प्रॉपर ट्रेनिंग इनको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अंदर कैस्केड मॉडल यूज़ किया गया है जहाँ पे मास्टर को ट्रेन किया जाएगा, फिर वो वॉलेंटियर फ्रंट लाइन जो वर्कर हैं उनको किया जाएगा, देन वॉलेंटियर जो होंगे और देन विलेजर्स को। मतलब कि एक पूरा का पूरा जो है आपका बॉटम अप अप्रोच है, मतलब कि टॉप से लेकर बॉटम तक सारे के सारे जो हैं उसको कवर किए जाएंगे।
पार्टिसिपेटरी प्लानिंग की बात करें तो ट्राइबल विलेजेस विजन 2030 जो अलाइन किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ में, और इस प्रोग्राम में जो पार्टनरशिप करेंगे वो लोकल वहाँ के एनजीओज भी होंगे, सीएसओज भी होंगे, स्पेशल हेल्प ग्रुप भी होंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और यूथ जो वॉलेंटियर होंगे। अब सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, कर्मयोगी पर्सन हु सर्व सेल्फलेस थ्रू वर्क, ऐसे लोग जो अपनी सेल्फलेसली हेल्प करना चाहते हैं उन लोगों को बोलते हैं कर्मयोगी। ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, दी आदि कर्म योगी अभियान प्राइमरली एम्स टू, तो इसका मतलब यह है कि टू ट्रेन ग्रास रूट ट्राइबल लीडर फॉर गवर्नेंस, ट्राइबल लीडर्स जो हैं उनको डेवलप करना, तो ये इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था कि लगभग 15 करोड़ जो हैं वो आपके गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेसेस जो हैं इस्टेब्लिश हो चुके हैं, मतलब कि इन्होंने सरपास कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर आपको ये देखने को मिलेगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंडिया का ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट पोर्टल है जिसने लगभग रिसेंटली 15 लाख करोड़ जो है ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू क्रॉस की है सिंस 2016 में ये लॉन्च हुआ था, और लगभग अराउंड 8 से 9 साल हुए हैं, और 15 लाख करोड़ का जो है ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू इसने कर लिया है कंप्लीट। अब इसका थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड थ्रू ए प्लेटफॉर्म, किसी एक प्लेटफॉर्म से कितनी गुड्स और सर्विसेज सेल आउट हुई हैं, कितनी बेची गई हैं, उसको बोलते हैं ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यूज। ठीक है। और जेम जो है एक जैसे अमेजॉन फॉर गवर्नमेंट परचेज, तो गवर्नमेंट की जगह अमेजॉन क्या करेगा, परचेज करेगा और रिमूव करेगा ये बीच के जो मिडिल मैन होते हैं। इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंक्रीज होती है। अब इफेक्ट क्या स्टार्ट हुआ था 2016 में एज ए पेपरलेस कैशलेस प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, तो गवर्नमेंट की जगह ये जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोक्योर कर रहा था। लगभग 70,000 प्लस बायर और ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ जुड़े हुए हैं, 65 लाख सेलर हैं, 11 लाख प्रोडक्ट्स हैं एंड 320 सर्विस कैटेगरी हैं। ये आपको याद नहीं रखना है, जस्ट फॉर सेइंग, इसमें से क्वेश्चन आने के कम चांसेस हैं, बट सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन क्या आएगा, जो जेम पोर्टल है वो कौन मैनेज करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री। सिंपल सा क्वेश्चन ये आएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है, विच फीचर ऑफ जेम इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड बिडिंग, अभी जस्ट मैंने बताया क्या, रिवर्स ई ऑक्शनिंग, तो इसके अंदर क्या होगा, रिवर्स ई ऑक्शनिंग होगा, जिसके थ्रू आपका जो है ये पूरा इंश्योर करेगा कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। एक इंडेक्स है इंडियाज फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ये रिलीज कौन करता है, तो सिंपल याद रखना आरबीआई। आरबीआई जो है इंडिया का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है उसको रिलीज करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। तो नेचुरल फार्मिंग से सिंपल नाम से आपको चीज़ें पता लगनी चाहिए कि यहाँ पे जो है केमिकल का जो यूजेज है उसको डिक्रीज करना है और नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको प्रमोट करना है। अब मिनिस्ट्री याद रखेंगे, हमेशा यहाँ पे मिनिस्ट्री जो है आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो हमेशा ये चीज़ आपने इस चीज़ पे फोकस रखना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है इसके साथ एसोसिएट करती है। अब न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसने नेशन वाइड जो है रोल आउट किया है टारगेट 7.5 लाख हेक्टेयर का इन 15,000 क्लस्टर एंड ट्रेनिंग 1 करोड़ फार्मर, लगभग 1 करोड़ फार्मर्स को ये ट्रेन करेंगे। नवंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। बजट इज दिस नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, लगभग 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स प्लांट सेंटर जो हैं वो बनाए जाएंगे। मॉडल फॉर्म लगभग 1100 और 70,000 कृषि साखीज जो हैं ट्रेन किए जाएंगे। अब सिंपल सा नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, जहाँ पे जीरो सिंथेटिक केमिकल्स यूज किए जाए, मतलब कि केमिकल की यूजेज जो है उसको मिनिमल करना है और लोकल जो बायो इनपुट्स हैं उनको यूज़ करना, जैसे जीव अमृत, बीज अमृत, मल्चिंग और क्रॉप डाइवर्सिटी। ये जो नाम है ये आपने याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जीव अमृत, बीज अमृत और मल्चिंग ये क्या है, तो याद रखना ये नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के एलिमेंट्स हैं। इससे क्या होगा, इट रिड्यूसेस इनपुट कॉस्ट, इससे क्या होगा जो इनपुट कॉस्ट जो फर्टिलाइजर वगैरह जो यूज़ केमिकल करते हैं उसकी कॉस्ट जो है बच जाएगी और सॉइल की हेल्थ जो है वो जो ख़राब हो रही थी केमिकल्स की वजह से वो भी क्या हो जाएगी आपकी रिस्टोर हो जाएगी।
बेनिफिट आप इसके नाम से ही समझ लो, इको फ्रेंडली है, लो कार्बन एग्रीकल्चर होगा, इम्प्रूव करेगा स्मॉल फार्मर की इनकम को, और ये अलाइन है नेट ज़ीरो। और नेट ज़ीरो इंडिया का टारगेट क्या है कि 2017 तक हमने क्या करना है, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है। तो नेट ज़ीरो का जो टारगेट है उसी के साथ ये अलाइन करता है। चैलेंजेस क्या है कि भाई बिहेवियरल रेजिस्टेंस, ये चीज़ भी है कि लोग जो हैं मोस्टली अब जो है वो केमिकल के रिलेटेड ही यूज़ करते हैं ताकि उनकी यील्ड जो है इंक्रीज़ हो। यील्ड ड्रॉप इनिशियली ये हो सकता है जो केमिकल्स में ज़्यादा यील्ड होती है, लेकिन इनिशियली जब आप इसको पुराने फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग मेथड पे जाएंगे तो आपकी यील्ड जो है इनिशियली वो डिक्रीज़ होगी और सर्टिफिकेशन गैप भी आपको देखने को मिल सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, द नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग वाज लॉन्च्ड इन, तो ये 2024 के अंदर लॉन्च किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन नेचुरल फार्मिंग, तो जिप्सम तो नहीं, यूरिया भी नहीं, डीएपी फर्टिलाइजर भी नहीं, जीव अमृत, तो जीव अमृत, बीज अमृत और मल्चिंग ये आपको नेचुरल फार्मिंग के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कम्प्लेक्स ग्रीन हाउस गैस डायनेमिक इन द सेंट्रल हिमालय। तो सेंट्रल हिमालय के अंदर एक सर्वे किया गया है और वहां पता चला गया कि काफ़ी सारी ग्रीन हाउस गैसेज जो है वहां पे उनका कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। अब ये किसने कैरी ऑन किया था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एरीज है, नैनीताल बेस्ड जो एरीज डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी का, उसने इसको स्टार्ट किया है। अब इसमें न्यूज़ में क्यों था, इट इज़ द इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग टर्म हाई रेजोल्यूशन स्टडी ऑन ग्रीन हाउस गैसेज इन सेंट्रल हिमालय। बेसिकली जो नैनीताल का रीजन है, सेंट्रल हिमालय जो है, वहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज की स्टडी की गई है। तो ये चीज़ आपने देखा, ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। अब जो स्टडी की है कंडक्ट वो की है एरीज, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है, नैनीताल बेस्ड, और डेटा जो है 2014 से 2018 का यूज़ किया है। गैसेज कौन कौन सी ट्रैक की गई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब रेट ऑफ इंक्रीज क्या देखने को मिला है, तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज मिला है, मीथेन भी इंक्रीज मिला है, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये डिक्लाइन में मिला है। तो ये चीज़ याद रख लेना। स्टेटमेंट ऐसी आ सकती है कि तीनों के तीनों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उनका लेवल जो है इंक्रीमेंट दिखा है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का लेवल आपको इंक्रीज मिला है, कार्बन मोनोऑक्साइड डिक्रीज मिला है। तो या क्वेश्चन के अंदर पूछ भी सकते हैं कौन कौन सी गैसेज जो है स्टडी की गई हैं या ट्रैक की गई हैं, तो ये तीन आपने ध्यान में रखनी है। ग्रीन हाउस गैस लेवल जो है नॉर्मली हायर देखा गया है देन रिमोट ग्लोबल साइट के, लेकिन इट इज़ लोअर देन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में आपको पता ही है ज़्यादा पोल्यूशन लेवल और ग्रीन हाउस गैस का इम्पैक्ट देखा है, उसके अकॉर्डिंग उसके कंपेयर में तो जो आपका रूरल एरिया या हिमालयन एरिया है वहाँ पे आपको ग्रीन हाउस गैस कम दिखेगी। तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप्स हीट इन अर्थ एटमॉस्फेयर, द हिमालय एक्ट एज क्लाइमेट सेंटिनल। तो सिंपल सा क्वेश्चन भी आ सकता है, क्लाइमेट सेंटिनल एज हमारे लिए कौन काम करता है, जो हमारे हिमालयज हैं वो एक्ट करते हैं एज ए क्लाइमेट सेंटिनल। तो ये चीज़ है। अब इसमें क्वेश्चन सिंपल सा आएगा, विच गैसेज वर स्टडीज इन द एरीज नैनीताल ग्रीन हाउस रिसर्च। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और ओजोन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये है आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन इस तरीके का इसमें से आपको पूछा जा सकता है। अनदर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं, द स्टडी कॉम्प्लेक्स ग्रीन हाउस गैस डायनेमिक इन सेंट्रल हिमालय मेनली हेल्प्स इन। तो ये जो प्रोग्राम है, जो ये स्टडी की गई है, ये किस चीज़ के लिए है, तो ये कार्बन बजट और क्लाइमेट पॉलिसी के रिलेटेड है। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण जो एक 2024-25 अवार्ड है, बेसिकली इसका ये इंपॉर्टेंट याद रखना, मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर स्वच्छ सर्वेक्षण जो है इसको देते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट या न्यूज़ में क्या था, इसका 9th एडिशन था। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन क्लीनिंग सर्वे है, ये चीज़ याद रखनी है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन क्लीनिंग सर्वे है। अनाउंस्ड इट्स 2024-25 रिजल्ट इसने किए हैं, और इससे लगभग 10 साल अब इसके साथ साथ में स्वच्छ भारत मिशन के अंडर ही ये आता है, तो लगभग 10 साल हो गए स्वच्छ भारत मिशन को। अब की पॉइंट्स क्या हैं ये आपने याद रखने हैं। 2016 में ये लॉन्च किया गया था, किसके अंडर लॉन्च किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंदर। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंडर आपका स्वच्छ सर्वेक्षण जो है अवार्ड जो है वो लॉन्च किया गया है। फोकस क्या रहेगा, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, इनोवेशन और सिटीजन की फीडबैक।
अच्छा, अब न्यू फ्रेमवर्क में 10 नए इंडिकेटर्स जो हैं वो यूज़ किए हैं और 5 सिटी साइज कैटेगरी इसमें डिवाइड किया गया है। और ये इंश्योर करता है कि जो स्मॉल टाउन हैं वो compete करें मेट्रो सिटीज़ के साथ। अब इसकी जो फाइंडिंग्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन इसकी फाइंडिंग से आ सकता है। टॉप क्लीन सिटीज़ की बात करें तो इंदौर बैक टू बैक पिछले 2-3 साल से लगभग यही रहता है, तो ये याद रखना, इंदौर, देन सूरत सॉरी देन नवी मुंबई। और न्यू क्लीन सिटी जो अब नई रिसेंटली जो अब इस सर्वे में नई जो निकल के आई हैं वो हैं अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ। अब जो गंगा एरिया के आसपास के बेस्ट टाउन है उनमें से आपका जो है क्लीन देखने को मिलता है वो है प्रयागराज, और बेस्ट कैंटोनमेंट एरिया जो है सिकंदराबाद, ये याद रख लेना है। वर्कर सेफ्टी अवार्ड भी इसके अंदर देखने को मिला है, किस कहाँ मिला है, विशाखापट्टनम, जबलपुर और गोरखपुर। स्पेशल रिकॉग्निशन जो मिला है वो है महाकुंभ 2024 फॉर लार्ज स्केल वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। स्वच्छ सिटी पार्टनरशिप ये लॉन्च की गई है, मेंटर करेगी मेंटर मेंटी मॉडल के ऊपर, मेंटर मेंटी मॉडल, तो ये याद रख लेना, मेंटर मेंटी मॉडल। अब क्वेश्चन क्या आएगा, विच मिनिस्ट्री कंडक्ट्स द स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे, सिंपल सा, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। अनदर क्वेश्चन इज द ईच वन क्लीन वन, तो ये इनिशिएटिव रेफर जो करता है ये आपका सिटी टू सिटी मेंटरशिप अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण, तो ये चीज आपने याद रख लेनी है, सिटी टू सिटी मेंटरशिप स्वच्छ सर्वेक्षण, ईच वन क्लीन वन, ये चीज आपने याद रखनी है। एक और रिपोर्ट है द फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, तो फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा डेवलप किया गया, इंपॉर्टेंट है, यूनिक है, हो सकता है फाइनेंशियल को सोचो कि आरबीआई है या सेबी है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क जो इंडिकेटर है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, तो आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट कोऑपरेटिव्स के ऊपर, हालांकि इसका स्टैटिक जो है आपको आना चाहिए, पॉलिटी में आप इसका स्टैटिक पढ़ते हो, तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं किस अमेंडमेंट के तहत इनको ऐड किया गया था, विच अमेंडमेंट वाज यूज्ड फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और ये किस कहाँ पे है, डीपीएसपी में भी है और फंडामेंटल राइट में भी है, तो इनके आर्टिकल जो हैं वो आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो 2025 का जो ईयर है यूएन ने डिक्लेयर किया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, तो कोऑपरेटिव्स का स्टैटिक जो है अब इस ईयर के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने 2025 का जो ईयर है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव क्या किया है, डिक्लेयर किया है। और इसका एक चीज याद रखेंगे आप, जो इसका थीम है वो है कोऑपरेटिव्स बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो याद रखना कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, ये इस ईयर का थीम है। इंडिया अनाउंस्ड मेजर रिफॉर्म एंड डिजिटल इनिशिएटिव टू कोऑपरेटिव सेक्टर, तो इंडिया ने भी क्या किया है, कुछ रिफॉर्म्स जो हैं वो स्टार्ट किए हैं और साथ में डिजिटल इनिशिएटिव भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट या कोऑपरेटिव सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए स्टार्ट किए हैं। की पॉइंट्स क्या है, इंडिया हैज़ 8.42 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इंडिया के अंदर लगभग 8.5 करोड़ जो है, 8.5 लाख जो है आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी देखने को मिलेंगे, विच इज़ अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क, तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव का नेटवर्क है। फाउंडेशन ऑफ त्रिभम सखारी यूनिवर्सिटी जो कि आनंद गुजरात में फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है, तो ये याद रख लेना, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो त्रिभुवन सखारी यूनिवर्सिटी जो कहाँ पे है, गुजरात के अंदर। अच्छा, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी कंप्यूटराइजेशन, तो ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनको भी अब डिजिटल इनोवेशन के अंदर इनको डिजिटाइज करने के लिए इनको क्या कर दिया, कंप्यूटराइज करना शुरू किया, लगभग 68,000 जो है अप्रूव कर दिए गए हैं। और ये जो स्कीम होगी किसके साथ में मिलके की जाएगी, नाबार्ड के साथ, तो ये भी याद रख लेना। वाइट रेवोल्यूशन 2.0 जिसका टारगेट है लगभग 50% राइज इन मिल्क प्रोक्योरमेंट इन 5 ईयर, तो अगले 5 साल के लिए टारगेट क्या है कि जो है मिल्क की प्रोक्योरमेंट करनी है कितनी, 50%, तो ये वाइट रेवोल्यूशन 2.0 का क्या है आपका टारगेट है। देन टैक्स रिलीफ भी इसके अंदर मिलेगा, मैट कट जो है लगभग 15% तक किया जाएगा, सरचार्ज को रिड्यूस किया जाएगा, टीडीएस की भी लिमिट जो है उसको रेज की जाएगी, लगभग 46,000 करोड़ जो है बेनिफिट दिया जाएगा और डिजिटल पुश तो है ही, ब्लॉक चेन फॉर मिल्क ट्रेसेबिलिटी, एआई फॉरकास्टिंग, ये चीज़ें यूज़ की जा रही हैं।
अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन एक आ सकता है कि इंडिया की फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी जो है वो किसके नाम पे है। तो ये याद रख लेना, त्राइभुवनंदस पटेल। सो टी पटेल के नाम पे जो है आपकी इंडिया की फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी उनके नाम पे है। नेक्स्ट टॉपिक जो है इंडियाज रोड मैप टू एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय 2047। 9th ओपेक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ है, वहां पे इंडिया ने अनाउंस किया एक प्लान कि इंडिया जो अचीव करेगा इंडिपेंडेंस बाय 2047, और नेट जीरो का तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है 2070। टारगेट क्या है, एक सेकेंड सो टारगेट्स इसके अंदर क्या है, टू एक्सप्लोर एक्सपेंशन ऑफ 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बाय 2030। तो 2030 तक हमने जो है एक्सपेंशन कितना करना है, 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है 310 MMTPA 2028 तक हमने इतनी इंक्रीज करनी है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को $300 बिलियन जो है लगभग इतना इंक्रीज करना है बाय 2030। इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन जो है लगभग 40 कंट्रीज को करनी है, और 2014 में लगभग 27 कंट्रीज तक ही डाइवर्सिफाइड थे हम, तो इसको 27 से 40 कंट्रीज तक पहुंचाना है। इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है उसको इंक्रीमेंट करना है। CBG और बायोडीजल को भी इंक्रीमेंट करना है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है उसमें 29 मेंबर कंट्रीज हैं। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसके बारे में मुझे आप बता देना कौन कौन सी कंट्री ने ये साइन किया था। और लगभग LPG की कवरेज भी लगभग 100% रहने वाली है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, यही मैंने डाल दिया है, ये किस किस कंट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया था, याद रख लेना, इंडिया, US और ब्राज़ील। IUB, इंडिया, US और ब्राज़ील। तो A इज अवर आंसर, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, सो नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो इंडेक्स है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन का अलग से जो स्टार्ट किया गया है 2023 और 24 का जो आया है, ये रिलीज किया था, याद रख लेना, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ डोनर प्लस UNDP। तो UNDP याद रखना है, यहाँ पे वो चेंज क्या कर सकते हैं, UNEP या वर्ल्ड बैंक यहाँ पे लिखेंगे, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो सिंपल से याद रख लेना, नीति आयोग प्लस मिनिस्ट्री ऑफ डोनर और प्लस UNDP, इन्होंने मिलके ये जो है SDG नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है अनाउंस किया है। इसमें लगभग 121 डिस्ट्रिक्ट की प्रोग्रेस जो है अक्रॉस 8 स्टेट जो है नॉर्थ ईस्ट की, और 8 स्टेट मतलब 7 सिस्टर प्लस सिक्किम, तो इनको मिला के 17 SDGs जो हैं हमारे, उसकी प्रोग्रेस को ये मेजर करता है। अब की फाइंडिंग याद रख लेना, लगभग 85% डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो इम्प्रूव किए हैं लास्ट एडिशन के कंपैरिजन में। और टॉप डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट ये भी याद रख लेना, हनाथ्याल जो है ये मिजोरम की डिस्ट्रिक्ट है, तो इसने टॉप किया है। और लोवेस्ट जो है अरुणाचल प्रदेश की लोंगडिंग, तो ये दोनों नाम आपने याद रखना है। बाकी ऑल डिस्ट्रिक्ट इन मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा ये फ्रंट रनर रहे हैं, और इनकी मार्क 65 से 99 के बीच में ही रहे। सो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, विच डिस्ट्रिक्ट टॉप द नॉर्थ ईस्ट रीजन SDG इंडेक्स। सबसे पहले एक तो यही पूछेंगे कि किस किस ने रिलीज किया, तो आपने याद रखना है नीति आयोग प्लस UNDP और प्लस मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, ये 3 नाम आपने याद रखना है। एंड सेकंड याद रख लेना कि टॉप किसने किया है, तो वो आपने याद रखना है हनाथ्याल, और हनाथ्याल के कहाँ की है, मिजोरम की डिस्ट्रिक्ट है। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025, अब ये किस मिनिस्ट्री द्वारा, तो स्पोर्ट्स की तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कैबिनेट अप्रूव्ड ए न्यू नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी जो रिप्लेस करेगी 2001 पॉलिसी को। तो 2001 की जो पॉलिसी है उसको रिप्लेस करने वाली जो पॉलिसी है वो 2025 की है। बेसिकली ये इसलिए हुई है कि जो ग्लोबल स्पोर्ट्स है ना, वहाँ पे इंडिया को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, और प्लस जो आपका आने वाला जो ओलंपिक है उसमें इंडिया चाहता है कि टॉप 10 में एटलीस्ट हमारा रैंक आए। तो ये सब चीज़ों के लिए ही आपकी नई जो नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी है वो लाई गई है। तो इसका जो टारगेट रहेगा 2036 का जो ओलंपिक है उसको टारगेट और एम करके चल रहे हैं।
की पिलर्स नाम से आपको चीज़ें पता लगेंगी भाई। टैलेंट आईडी, एक्सीलेंस की बात करें तो टैलेंट आईडी और नर्चरिंग के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, स्पोर्ट्स साइंस के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, नेशनल स्पोर्ट फैसिलिटी गवर्नेंस के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। इकोनॉमी की बात करें, स्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीमेंट किया जाएगा, टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, स्टार्टअप्स और प्लस पीपीपी पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है फंडिंग उसको भी इंक्रीमेंट किया जाएगा। सोशल इंक्लूजन की बात किया जाएगा तो याद रखना ये फोकस जो है वुमेन्स के ऊपर, वुमेन, पर्सन विद डिसेबिलिटी और ट्राइबल्स जो हैं और इंडिजीनियस स्पोर्ट्स जो हैं उनको भी क्या करना है, हमें प्रमोट करना है। एजुकेशन लिंकेज, तो इस जो न्यू एजुकेशन या आपकी न्यू स्पोर्ट पॉलिसी है, इसको आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो थी 2020 उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रख लेना। और विजन क्या, ओलंपिक विजन 2036 का जो है वहाँ पे फोकस हमारा ये रहेगा कि टॉप 10 में हमें फिनिश करना है। तो ये हमारा गोल है। मॉनिटरिंग कौन करेगा, नेशनल केपीआई और स्टेट अलाइनमेंट रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी 2025 एम फॉर इंडिया टॉप 10 फिनिश एट विच ओलंपिक, जो 2036 का है। विच पॉलिसी इंटीग्रेट स्पोर्ट्स इनटू सोशल करिकुलम, तो एनईपी न्यू एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू स्पोर्ट पॉलिसी 2025। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, दोबारा से बताता हूँ कि कौन सी पॉलिसी इंटीग्रेट कर रही है स्पोर्ट्स को स्कूल के अंदर, तो ये स्पोर्ट्स पॉलिसी, नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी 2025। सो इस लेक्चर को मैं इतना ही रखता हूँ। इसमें मैंने टॉप 10 जो हैं आपके पीआईबी के आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगेगा तभी मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, और अगर आप लोग कमेंट्स करोगे, बताओगे कि हाँ ये इनिशिएटिव अच्छा है, तभी मैं एफर्ट्स डालूंगा। तो इस लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तभी हम लोग इस इनिशिएटिव को आगे कंटिन्यू रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।